मोहतरमा डिप्टी चेयरमैन खोलेंगे जब से काउंट होगा, इसलिए 5 मिनट मोहतरमा डिप्टी चेयरमैन साहब, मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं सुन्नी हूँ, सुनता जाता हूँ, बोलता कम हूँ, लिहाजा मेरे बोलने में रोकिए ना, बोलने दीजिए। आज आप फिर आपके पार्टी से कोई बोल नहीं पाएगा। अच्छा, मैं आपसे हाँ क्यों सुनता हूँ। नहीं उनके यू भी मोहतरमा, महसूस हमें होता है ये दौर तबाही है, शीशे की अदालत है, पत्थर की गवाही। मोहतरमा, 15 अगस्त सन 1947 के बाद 6 दिसंबर सन 1992 का हादसा सबसे बड़ा हादसा है। अगर मैं ये कहूं कि 15 अगस्त 1947 से भी बड़ा हादसा है, गो कि मुल्क का पार्टीशन हुआ और फसादात का एक सिलसिला शुरू हो गया, लेकिन उस वक्त हमारे पास अदलिया नहीं थी, उस वक्त हमारे पास तजर्बाकार इंतजामिया नहीं थी, उस वक्त हमारे पास दोनों पार्लियामेंट नहीं थे। लेकिन 6 दिसंबर सन 1992 को जो हादसा हुआ, वो अदलिया भी थी, इंतजामिया भी थी और तजर्बेकार और दोनों पार्लियामेंट भी थे। सुप्रीम कोर्ट में बयान हल्फी दाखिल की गई कि बाबरी मस्जिद का जरा भी नुकसान नहीं किया जाएगा। दोनों आवानों में ये एतमाद दिया गया कि जरा भी नुकसान नहीं होगा। सरकार की तरफ से भी कहा गया कि जरा भी नुकसान नहीं होगा। पब्लिक स्टेज से कुछ दूसरे रहनुमाओं ने यहां तक कह दिया कि अगर बाबरी मस्जिद पर कोई हथौड़ा चलेगा तो मेरे सर पर चलेगा। लेकिन उसके बाद 6 दिसंबर को क्या हुआ? 6 दिसंबर को पूरी की पूरी बाबरी मस्जिद देश नाबूद कर दी गई। हो सकता है लोगों को इन बातों पर एतबार हो, लेकिन मुझको एतबार नहीं था। तेरे वादे पर जिए तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। हमको नहीं एतबार था। हमने 3 दिसंबर को इसी हाउस में मोहतरम होम मिनिस्टर साहब से सवाल किया था कि 6 दिसंबर को वो मस्जिद को शहीद करें। अगर आप ना जानते हो कि पूरा सदन जानता है, पूरा देश जानता है। 6 दिसंबर को ये मस्जिद को शहीद करेंगे। आप सिर्फ हमको ये बता दीजिए कि उस मस्जिद को शहीद करने से आप कैसे रोक पाएंगे। सिर्फ एक ही क्लियरिफिकेशन उस पर मैंने मांगा था, लेकिन अफसोस कि अगर वो क्लियरिफिकेशन दिया तो उस पर भी पाबंदी से अमल नहीं हुआ। आज मैं अपने बीजेपी के भाइयों से ये पूछना चाहता हूँ, क्या करना चाहते हो इस देश में? उन मसाजिद को मिस्मार करना चाहते हो जिन मसाजिद में 15 अगस्त सन 47 के पहले दुआएं हुई थी कि ये मुल्क आजाद हो। उस कौम को फना करना चाहते हो जिस कौम के लोग जिलियान वाले बाग में अपना खून बहाए थे कि मुल्क आजाद हो। उस कौम को फना करना चाहते हो जिसने काले पानी की सजाएं, फांसी की सजाएं और सब सजाएं भोगी थी। और आखिरी बात बताना चाहता हूं कि मुस्लिम शायर अपने हुदूद से आगे चले गए थे। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि गुलाम कौम का सजदा हराम होता। मस्जिद में उन्होंने कह दिया था कि जब तक तुम आजादी नहीं लेते तुम्हारा सजदा भी जायज नहीं होता, लिहाजा पहले जंग जहद आजादी के वास्ते लड़ो। उस कौम को फना करना चाहते हैं, उसके तारीखी वाकयात को आप मिटाना चाहते हैं। आप तारीख पर नजर डालिए, एक बहुत बड़ा बादशाह जिसको सबसे बड़ा बादशाह कहा जाता था मुगल पीरियड का, उसने एक मजहब इजाद किया, नहीं पनपा। उसने इलाहाबाद को अगर अकबराबाद कहना चाहा, वो नहीं हुआ। आप किस बलबूते पर तारीख बदलेंगे और नाम बदलेंगे और इबादत गाहों को आप गिराएंगे? आप यकीन जानिए कि तारीख ये शाहिद है कि तारीख को मिटाने वाला खुद मिट जाता है और तारीख नहीं मिटती। लिहाजा आज भी जरूरत है कि हम अपने तारीखी वाकयात को न भूलें। मोहतरमा, एक बात सिर्फ अर्ज करना चाहता हूँ, आज 15 अगस्त सन 47 में एक कीमती चीज हमारे पास बाकी थी, वो था एतमाद रहनुमाओं का। पंडित नेहरू का और लोगों का एतमाद था, उस पर कौम ने पूरा भरोसा किया था। आज हम परेशान हैं अपने जिले में जाने के वास्ते। लोग पूछते हैं किस बात पर भरोसा किया जाए। आज वो एतमाद टूट गए। आज एतमाद नहीं है। आप कैसे ये सजा बहाल करेंगे? आप कैसे मुल्क को तामीर और तरक्की की तरफ ले जाएंगे? जो सबसे बड़ा खसारा हुआ इस मुल्क में वो एतमाद का खो देना हुआ। मैं फिर आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि एतमाद बहुत बड़ी चीज है।
मुझको याद है तारीख का वो पन्ना जब वारन हेस्टिंग्स ने इस मुल्क में जुल्म किया था, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट ऑफ वारन हेस्टिंग की हिस्ट्री लिखी गई थी। मैं तवक्को करता था कि इस वाक़े के बाद सब लोग मिलकर न किसी पार्टी का नाम लेते, न किसी के भूल और चूक का नाम लेते, न किसी की दगाबाजी के नाम लेते, लेकिन आज पार्लियामेंट से हमको ये हथियार मिल जाता कि सबने मिलकर इम्पीचमेंट ऑफ वारन हेस्टिंग की तरह से इम्पीच किया है उन लोगों को जिन लोगों ने 6 दिसंबर सन 1992 को यह हादसा आया। आज हम किस मुंह से अपने मुल्क में, अपने जिले में जाएं? हम किस मुल्क में अपने भाइयों का एतमाद बहाल करें? कुछ तो आप हमको हथियार दीजिए, कुछ तो आप ऐसी फजा बनाइए जिस फजा में आओ जो हथियार लेकर हम जाएं। हमको कोई शिकवा नहीं है, हम इस हक में नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट टूट जाए, रहे सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन आप खुद तो सोचिए कि आपने क्या किया। आपने हाउस में ऐलान किया और बीबीसी से ऐलान हो गया, मैं भी गवर्नमेंट में था, और अगर मैं होता गवर्नमेंट में तो कैबिनेट को बैठाया रहता, उस दिन 1 मिनट खसकने न देता कि मुमकिन हो पता नहीं कौन सा वाकया हो जाए। आप इंतजार करते रहे कि जब मस्जिद पूरी तौर से फना हो जाए तब कैबिनेट की मीटिंग हो। इतना इन लोगों पर तो भरोसा किया, हम लोगों पर नहीं भरोसा किया, जिसने 3 तारीख को, अगर वक्त नहीं है नहीं तो मैं पढ़ देता कि मैंने क्या कहा था। मैंने 3 तारीख को कहा था, साफ लफ्जों में कहा था कि इनके अक़वाल, अफ़आल, अमाल हर तरह से साबित है कि 6 अगस्त को ये ध्वस्त करेंगे उस मस्जिद को। आप सिर्फ बताइए 6 दिसंबर को आप सिर्फ बताइए क्या करना चाहते हैं। तो मोहतरमा, मैं फिर आपसे यह कहना चाहता हूं कि जो रोल होना चाहिए था, 6 बजे तक बीबीसी से खबर आ गई, यहां खबर नहीं मिली, और उसके बाद फसादात का पहाड़ फूट पड़ा। कानपुर में मान लीजिए, हमारे पास वाकयात हैं कि जब कानपुर में लोग गए शिकायत करने तो उन अधिकारियों ने कहा हमारा कोई ठीक नहीं, कई दिन तक रहेंगे, और खूब, जैसा कि अभी के मेरे एक दोस्त बता रहे थे, 2 मिनट खूब मुनज्जम साजिश के तहत जो है कानपुर को फसाद किया गया। भोपाल में हमको किसी ने बताया, पता नहीं कहां तक सही है, कि कार सेवक लौट के गए तो होमगार्ड की वर्दी पहन करके उन्होंने फसाद कराया। मैं एक चीज जानना चाहता हूं, आज मुल्क के सामने सवाल है, सूरत में कैसे हुआ, बंबई और महाराष्ट्र में कैसे हुआ, और महाराष्ट्र का आप आंकड़ा सामने रख लीजिए चौहान जी, मैं भी वहां से वाकिफ हूं, आजमगढ़ यूपी के सारे लोग, बहुत से लोग वहां हैं, उनके मरने, लूटने और जलने का सारा एक चार्ट बनाइए तो पता यह चलेगा कि वहां के जो सरकारी अधिकारी थे उनके अंदर शिवसेना के वो लोग थे जो नहीं चाहते थे कि नॉन महाराष्ट्रियन बंबई में रहें, उन्हीं को लूटा गया। मेरे गांव के औरतें और बच्चे जो कुछ नहीं कर रहे थे, पुलिस वालों ने जबरदस्ती उनको निकाल के शूट किया और उनकी दुकानों को जला दिया, उनकी दुकानों को लूट लिया। इसका क्या जवाब है? ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ? बीजेपी वाले हमारे मुखालिफ थे, बीजेपी से हम उम्मीद नहीं कर सकते थे उनकी सरकारों को, और आपने बीजेपी को जो डिसमिस किया वो ठीक किया, मैं इसको कहता हूं, मगर देर में किया। अगर आप 15 नवंबर को डिसमिस करके सब चीज अपने हाथ में ले लेते, आप सोचेंगे और सरकार में भी रहेंगे। सरकार में तो वक्त से अगर कोई फैसला किया जाता है तो उस पर अमल सही होता है, अगर सोच के ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे तो जाहिर बात है उसका वही असर होता है जो आज इस मुल्क के अंदर हुआ। तो मैं बस आखिरी बात, एक बात ये कहना चाहता हूं कि आप सिर्फ ये बताइएगा कि महाराष्ट्र और सूरत में जो टॉप के अधिकारी हैं वो आज सस्पेंड हुए कि नहीं, ट्रांसफर कोई चीज नहीं, अगर वो सस्पेंड हो गए हैं तो बताइए, उनको सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर दीजिए। हम तो ये कहते हैं मुख्यमंत्री के ऊपर देना चाहिए, लेकिन अगर किसी मसले से आप नहीं देना चाहते तो उन अधिकारियों को बंबई और महाराष्ट्र या जहां भी आपकी सरकार। इसी के साथ आखिरी बात का कि मैं अपनी बात खत्म करूंगा। उत्तर प्रदेश में जो जिले अयोध्या के करीब थे उन्होंने कर्फ्यू नहीं लगाया, उन्होंने पूरी तौर से जिले को कंट्रोल कर लिया। खुद मेरे जिले में जब 6 तारीख को यह वाकया हुआ तो मैंने कहा कि आज पार्लियामेंट में जाना ठीक नहीं, आज मेरी खिदमत की जरूरत मेरे जिले के अंदर है। और एक वक्त आया कि पथराव और पीएससी दोनों तरफ से आ गई, बीच में मैं खड़ा हो गया, उनसे मैंने कहा तुम लोग को पीएससी और एडमिनिस्ट्रेशन से कहा कि एक कदम आगे न बढ़ो, गुस्सा है मैं शांत करता हूं। और उनके पास गया, मैंने कहा कि इस गुस्से से कोई होने वाला नहीं है, पूरे
उसके साथ जो है अपने जोश को इस वक्त होश में बदल कर काम करना चाहिए। दोनों ने मेरे अपील को मंजूर किया। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश में फैजाबाद डिवीजन में किसी जिले में किसी अधिकारियों ने बहुत हुस्न खूबी के साथ मामला बचा लिया है तो उनको इनाम देना चाहिए, उनको इनाम देना चाहिए। और जिन लोगों ने उसमें खास तौर से आजमगढ़ को सरफहरिस्त आना चाहिए, और जिन लोगों ने नहीं किया है उनको जो है बिल्कुल जितनी सख्त सजा होनी चाहिए उतनी सख्त सजा देनी चाहिए। आखिर में सिर्फ एक बात मैं कहना चाहता हूँ। You'll have to finish now. Please conclude. अच्छा, आपकी बात मान लिया साहब। अच्छा, now please, I'm going to call the next. Mr. Upendra. आखिरी बात कुर्बान कर। Mr. Upendra. Madam Vice Chairman.